तो कैसे भाई आज किस पर हम लोग देखने वाले हैं दिस इज व्हाई यू शुड नॉट ट्रैवल अलोन इन द हॉन्टेड ओडिशा's रोड इन नाइट। स्वाधीन लेट्स बिगिन अल्फा की वीडियो बाय द वे, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मिश्रा कनंता बांजी उड़ीसा से हमारा एक रेगुलर और एक पुराना सब्सक्राइबर है जिसने आज अपनी स्टोरी हमसे शेयर करी है। ये कहानी 2022 की है और ये इतनी डरावनी है कि आज तक स्वाधीन को कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही है। ये बात शुरू होती है जब स्वाधीन की फैमिली ने एक फोर्ड की गाड़ी खरीदी। घर में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये स्वाधीन के घर वालों की पहली गाड़ी थी। स्वाधीन को भी बाय द वे यार, मैं सोच रहा हूँ मेरे ना बोर्ड्स अभी खत्म होने वाले हैं एंड आफ्टर दैट मैं सोच रहा हूँ अभी खत्म तो क्या ही होने वाले हैं, वैसे 28 को खत्म है। बट आई एम थिंकिंग कि आई शुड स्टार्ट एन अनदर चैनल। मेरा एक चैनल तो है ऑलरेडी, उसमें मैं चैलेंजेस डालता हूँ। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव, मतलब एक्टिव इन द सेंस चैलेंज बनाने में टाइम लगता है, सो महीने में एक मैक्सिमम 2 वीडियोस आ पाती है। यहाँ पे मैं डेली डालता हूँ एंड इंस्टा पे भी मैं डेली डालता हूँ, बट आई नीड समवेयर जहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डाल के मैं अच्छा कंटेंट बना सकूँ। सो आई एम थिंकिंग कि एक चैनल स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं 2 वीडियोस इन अ वीक डालूँ एंड वो थोड़ा सा सिमिलर कंटेंट सोच रहा हूँ। मैंने 1-2 स्क्रिप्ट्स लिख रखी है, मैं रिकॉर्ड करके देखूंगा, इफ अच्छा जाता है तो मे बी। गाड़ी का ऐसे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा था कि उसके घर में एक गाड़ी आई थी क्योंकि अब इनकी फैमिली को किसी बस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फैमिली फंक्शन होता था तो स्वाधीन देखता था कि हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहा है और सिर्फ इनका परिवार है जो कि बस में जा रहा होता था। अब ये चीज़ें जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तब उन्हें पैसा प्रॉब्लम्स इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरे लोग इतने अच्छे से आ रहे हैं और हम इतना स्ट्रगल करके जा रहे हैं। तो स्वाधीन भी अपने घर वालों को बोलता था कि पापा एक गाड़ी ले लेते हैं ना, एक गाड़ी ले लेते हैं, वो देखो वो कितनी बड़ी गाड़ी से आते हैं, वो देखो वो कितनी दूर से गाड़ी से आते हैं। तो ऐसे करते करते स्वाधीन जब बोलता था तो पापा उस समय ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि बच्चे को फाइनेंस और इन सब चीज़ों की नॉलेज होती नहीं है। तो पापा भी मुस्कुरा के बोल देते थे कि ठीक है बेटा ले लेंगे। और फाइनली एक दिन आ जाता है जब ये लोग अपनी गाड़ी ले लेते हैं। स्वाधीन का बताना है कि उसने पहली बार अपने घर में इतनी महंगी कोई चीज देखी थी। ऑल्दो स्वाधीन को उस समय गाड़ी का ज्यादा नॉलेज नहीं था, ना उसकी सर्विस का नॉलेज था, ना उसके मेंटेनेंस का खर्चे का पता, लेकिन उसने यूट्यूब में थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने के ट्यूटोरियल्स और वो सब देखे थे और उसके घर में नई नवेली गाड़ी खरीदी। धीरे धीरे स्वाधीन गाड़ी को चलाना सीखता है। रोज सुबह होती थी जब जब वहाँ की सड़कें खाली होती थी, कोई जाम नहीं होता था, कोई लोग नहीं होता, तो अपनी गाड़ी लेकर निकलता था। पहले तो शुरुआत होती है क्लच ब्रेक से, जहाँ गाड़ी को आप क्लच मारते हो धूम करके रुक जाती है और फिर आप बोलते हो शेट भाई कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, फिर से स्टार्ट करते हो और फिर होता है ना क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर, धीरे धीरे एक को छोड़ना पड़ता है, एक को दबाना पड़ता है। स्वाधीन उसमें बैलेंस ही नहीं कर पाता था। कभी क्लच जल्दी छोड़ दिया, एक्सीलरेटर दबा नहीं, गाड़ी खड़ी हो गई। कभी एक्सीलरेटर जोर से दब गया, क्लच अभी छोड़ा ही नहीं है, गाड़ी दुम करके आवाज करने लग गई। स्वाधीन बोलता था भाई साहब मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन कैसे कैसे करके उसने गाड़ी चलाना सीख ली। और फिर इसी के कुछ महीने बाद गाड़ी की फर्स्ट सर्विस का टाइम आ गया। कंपनी के हिसाब से पहली जो सर्विस होती है वो कराना जरूरी होती है, वरना वारंटी और गाड़ी की परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। और इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड करा कि गाड़ी को बालांगीर के नियरेस्ट फोर्ड शोरूम में ले जाया जाए। अब स्वाधीन, उसका बड़ा भाई और स्वाधीन के कॉलेज का एक जूनियर होता है जो उस समय उस घर पे मौजूद होता है। ये तीनों निकल जाते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। स्वाधीन के ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था और नए दोस्त और एक्सपीरियंस की एक्साइटमेंट के बीच वो थोड़ा टेंशन। आपने कहा छोटा था भाई, छोटा तो बच्चा है मुझसे यार, कि ये फाइनेंसेस नहीं समझ पाता। वो तो 12 साल मान लो यार, 12-13 साल मैक्स। में भी था। अब ये लोग करीबन 1.5-2 घंटे का सफर करके शोरूम में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये लोग सर्विस सेंटर में पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि भाई साहब अंदर तो बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे जो अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए लेकर आए हुए थे। अब जो स्टाफ होता है वो आके बोलता है इन्हें कि सर अब गाड़ियां बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आपको ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये भी बोलते हैं कि ठीक है भाई अब इतनी दूर से आए हैं तो वेट तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम वापस चले जाएं। धीरे धीरे वेट करते हैं, समय भी धीरे धीरे बीतने लगता है। तब इन्हें पहली बार पता चलता है कि एक गाड़ी की सर्विस होने में कितना समय लगता है। पहले 3-4 घंटे तो आराम से बीत जाते हैं, बट धीरे धीरे समय बहुत स्लो बीतने लगता है। आप जब बोर होते हो, करने को कुछ नहीं होता, तो आप बार बार घड़ी देख रहे होते हो, बार बार अंदर जाके देख रहे होते हो कि हमारी बारी कब आएगी। और ये सब चीज़ें स्वाधीन कर रहा था। देखते देखते 4:30 बज जाते हैं एंड फाइनली स्वाधीन की गाड़ी की बारी आती है। अब गाड़ी सर्विस में जा चुकी है और यहाँ पे स्वाधीन, उसके साथ जो उसका छोटा जूनियर था, वो दोनों थे। स्वाधीन का बड़ा भाई अपने दोस्तों से मिलने कहीं और ही चला गया था, वो सुबह ही निकल गया था। उसने बोला था कि जब गाड़ी हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। अब ये लोग यहाँ पे बैठे बैठे वेट कर रहे हैं और देखते देखते समय 7:30 बज जाते हैं और तब इनकी गाड़ी सर्विस होकर वापस आती है। अब 7:30 बजने का मतलब है कि धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा है और अब स्वाधीन को थोड़ी टेंशन भी होने लगी कि यार अब इतना अंधेरा हो गया। और पहली बार, मतलब जैसा मैंने बताया, स्वाधीन को इतना गाड़ी चलाना आता नहीं था, उसने अभी सीखा है। वो अपने लर्नर वाले फेज में ही है, एल लगाकर रखा है उसने अपनी गाड़ी के पीछे और उसे डर लग रहा है कि यार अंधेरा हो गया। और शायद ये फर्स्ट टाइम था जब स्वाधीन अंधेरे में गाड़ी चला रहा था। स्वाधीन अपने भाई को कॉल मिलाता है कि भाई गाड़ी हो गई है, आ जाओ। तो बोलता है चल ठीक है मैं आता हूँ, अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा वेट कर ले या फिर आगे पीछे थोड़ा घूम ले और फिर उसके बाद मैं तेरे को मिल जाऊंगा, फिर चलते हैं साथ में। अच्छा ठीक है। अब स्वाधीन और जो उसका जूनियर होता है वो गाड़ी लेकर बालांगीर के अंदर चले जाते हैं, एक टाउन में जहाँ पे थोड़ा मार्केट एरिया था, वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ पर ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं यहाँ। ऑल्दो ये पहली बार नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आए कि एक्सप्लोर करना है, बट अब करने को कुछ है नहीं, वेट ही करना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा यहाँ घूम ही लेते हैं। अब ये मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट में थोड़ी रोशनी थी, लोग इधर उधर चल रहे थे और कुछ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। मार्केट का जो रश था वो कम होने लगा, सारे लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगे और जो वहाँ दुकानें खुली भी थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। स्वाधीन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यहाँ से इनका जो घर है वो 80 किलोमीटर दूर है और अब रात भी एकदम घनी हो चुकी थी। अब इस रात में स्वाधीन को गाड़ी चलानी थी। 80 किलोमीटर कितना मिनिमम, मिनिमम मान लो यार, 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही मेरे ख्याल से, इतना लगना ही चाहिए यार आई गेस। इनका बताना है कि इन्हें वेट करते करते लगभग 10:30 बज चुके थे और तब जाके इनका भाई आता है। पता नहीं अब भाई अपने दोस्तों के साथ कहाँ था, लेकिन जहाँ भी था उसने आने में बहुत टाइम लिया।
अब 10:30 बज चुके हैं। अब भाई भी भूखा है, उसने खाना भी नहीं खाया, तो बोलता है यार थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं फिर चलते हैं। खाना खाते खाते 11:30 बज जाते हैं। स्वाधीन अपने भाई को बोल भी रहा था कि भाई यार रात बहुत हो गया, तो भाई बोल रहा है तो क्या हो गया भाई, रात को तो ऐसे भी भीड़ कम होती है, आराम से चलाएगा, तो टेंशन मत ले। जिसके बाद ये 11:30 बजे अपना खाना वाना पूरा खत्म करके फाइनली अब घर की तरफ निकलते हैं। रात का टाइम, सुनसान हाईवे और लंबा सफर, सब कुछ अजीब और थोड़ा डरावना लग रहा था। हवा थोड़ी ज्यादा ही ठंडी थी और रोड पे सिर्फ कहीं कहीं पर कुछ गाड़ियां दिख जा रही थी और हर जगह आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। स्वाधीन अभी नया नया ड्राइविंग सीखा था, स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसका कॉन्फिडेंस अभी पूरा डेवलप भी नहीं हुआ था और इसीलिए वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। अब ये पतनागढ़ पहुंच जाते हैं, जहां तक सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे स्वाधीन को भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ वो चला सकता है। लेकिन पतनागढ़ पार करने के बाद एक 40 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है जहां पर रोड काफी खराब है, दोनों तरफ सिर्फ जंगल है और स्ट्रीट लाइट का तो नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ एक पतली सी रोड है जो अंधेरे में घुल जाती है। वहां से आगे का सफर अब सस्पेंस और टेंशन भरा था। एक ऐसा रास्ता जहां रात के 12 बजे के बाद अकेला सफर किसी के लिए भी खौफनाक हो सकता है। स्वाधीन ध्यान से गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक ब्रेकर जैसा आता है, एक हम्प टाइप, और स्वाधीन की गाड़ी अचानक से उछल जाती है। पहले स्वाधीन को लगता है शायद रोड खराब होगा, उसकी वजह से हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्वाधीन के हाथ में जो स्टीयरिंग होती है वो भारी हो रही थी। स्वाधीन तुरंत गाड़ी को रोक देता है और जब नीचे उतर कर देखता है तो देखता है कि स्वाधीन की गाड़ी का जो टायर होता है वो पंक्चर हो गया था। रात के करीबन 12:30 बजे घर से 40 किलोमीटर दूर इतने अंधेरे में जंगल के बीच स्वाधीन की गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। स्वाधीन का दिल हल्का सा घबराने लगा, लेकिन उसका बड़ा भाई उसके साथ था, इसलिए थोड़ी हिम्मत भी बनी हुई थी। उसने स्पेयर व्हील निकाला और टायर चेंज करने लगा। अब स्वाधीन को यह भी नहीं पता कि अब करूँ तो करूँ क्या। वो जल्दी से यूट्यूब चलाने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पूछ के उसे पता चलता है कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसको पंक्चर वाले टायर से चेंज करना है। अब वो कैसे करना है वो भी यूट्यूब और इंटरनेट की मदद लेकर ही उसे पता चलता है। नया ड्राइवर होने की वजह से जैक लगाना और गाड़ी उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने जैक लगाया और थोड़ा गाड़ी ऊपर उठी, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई धीरे धीरे रो रहा हो, एक हल्की सी दबी हुई सी चीख। स्वाधीन को लगता है शायद जैक या मेटल का फ्रिक्शन साउंड होगा और रात के टाइम में जंगल में आवाज थोड़ी एको भी हो रही होगी। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन 2 मिनट बाद एक छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। स्वाधीन के हाथ वहीं पर कांपने लगे। धीरे से उसने अपने भाई की तरफ देखा तो उसका भाई एकदम शांत आवाज में कहता है, तू टायर चेंज कर, मैं यही हूँ। स्वाधीन वापस से अपने काम में लग गया, लेकिन इस बार उसकी सांसें और ज्यादा तेज हो गई थी और रात के अंधेरे में जंगल के बीच वो आवाज जैसे कि मानो पूरी तरीके से स्वाधीन का पूरा कंसंट्रेशन अपनी तरफ खींच रही हो। कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी आवाज भी अब स्वाधीन को डराने लगी थी। और उसके बाद वो जो धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वो धीरे धीरे एक औरत की आवाज में बदल जाती है। एक ऐसी आवाज जो कि मानो एक औरत दर्द में चिल्ला रही हो। स्वाधीन की पूरी बॉडी कांपने लगी। रात का अंधेरा और घना हो गया। इस समय पर आसपास भी कोई गाड़ियां नहीं निकल रही थी। पूरे जंगल में मानो कि सिर्फ स्वाधीन और उसके दोस्त अकेले हों और उस औरत के रोने की आवाज और ज्यादा क्लियर होती जा रही थी। गाड़ी ऑलमोस्ट ऊपर उठ चुकी थी, बस व्हील के 4 नट्स खोलने बाकी थे। जैसे ही स्वाधीन ने पहला नट खोला, आवाज और तेज हो गई। उसका डर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तुरंत उसने गाड़ी का विंडो डाउन किया और फोन से हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में चला दी। अब स्वाधीन का जो जूनियर होता है, जो गाड़ी में ही बैठा हुआ था, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो अलग ही जोन में था। वो हनुमान चालीसा जब सुन रहा था तो उसको बड़ा अजीब सा लगा और उसने सीधा फोन लेकर वॉल्यूम डाउन कर दिया। स्वाधीन ने गुस्से में उसे कहा कि ओए गाड़ी में ही रही और वॉल्यूम पूरा कर। जिसके बाद उस जूनियर को भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया। उसने कुछ ज्यादा पूछा नहीं और वॉल्यूम पूरा अप करने के बाद वो फिर से अपनी सीट में बैठ के सोने लगा। अब जब स्वाधीन उस गाड़ी के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था तो अजीब बात ये थी कि वो टायर हिल ही नहीं रहा था। चारों नट खोलने के बाद भी जैसे मानो टायर एकदम जाम हो चुका था। स्वाधीन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टायर निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उस टायर को ऐसे पकड़ के बैठी है। कैसे तो करके अपने भाई को बुला के बहुत जान लगा कि उन्होंने टायर को खींचा और जल्दी से टायर को चेंज कर दिया। जिसके बाद 4 नट्स लगाए और स्वाधीन के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि इस रास्ते पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। स्वाधीन जो अभी तक 60 भी नहीं छू पा रहा था, 40-50 की स्पीड से चला रहा था, अचानक से 100+ की स्पीड में भगाने लगा गाड़ी। बगल में बैठा उसका भाई और पीछे बैठा वो जूनियर, दोनों उसे यही कह रहे कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। जूनियर को इतना ज्यादा डर लग जाता है कि बोलता है कि भाई ब्रेकअप मेरा हुआ है, तू क्यों ऐसी एक्टिंग कर रहा है, भाई तू तो धीरे चला दे। और स्वाधीन धीरे नहीं चला रहा, उसको कैसे भी करके वहां से बस बाहर निकलना है। और तभी सबसे डरावनी चीज होती है, गाड़ी के सामने से अचानक से एक व्हाइट कलर का फिगर एकदम ऐसे क्रॉस कर जाता है। पहले वो फिगर लेफ्ट से ऐसे राइट की तरफ क्रॉस होता है। स्वाधीन ने डर में आकर ब्रेक नहीं लगाई बल्कि एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी और तेज भगाना शुरू कर दिया और कुछ टाइम बाद वही सेम फिगर राइट से ऐसे लेफ्ट की तरफ क्रॉस करता है। अब वो मेल था या फीमेल ये स्वाधीन को समझ नहीं आया, बस एक अजीब सा फिगर था जो कि ढंग से दिखाई भी नहीं दिया। स्वाधीन तो इतना डर गया था कि रियर व्यू मिरर में देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्टीयरिंग व्हील सीधा पकड़े हुए हनुमान चालीसा चलाते हुए वो बिना पीछे देखे गाड़ी भगाता रहा। अब स्वाधीन गाड़ी को और तेज भगा रहा है। उसने कुछ नहीं देखा, बस वो स्टीयरिंग सीधा पकड़े हुए बस भगाए जा रहा है। और तभी स्वाधीन देखता है उसकी लेफ्ट साइड में एक औरत होती है, सफेद रंग की साड़ी में उसी के साथ चल रही होती है। वो सीधा उसकी खिड़की के पास गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत सिर्फ स्वाधीन को दिखाई दे रही थी, ना उसके भाई को, ना उसके पीछे बैठे दोस्त को। उस औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल पूरे आगे लटक रहे थे और इसीलिए उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन स्वाधीन क्लियरली महसूस कर पा रहा था कि वो औरत भागते हुए भी स्वाधीन को घूर रही थी, सीधा उसकी आंखों में। स्वाधीन अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा था, 110 से 120, 120 से 130, लेकिन फिर भी वो औरत बड़े आराम से स्वाधीन की गाड़ी के बगल में ही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वाधीन कितनी भी तेज भगा ले वो उस औरत को पीछे छोड़ ही नहीं सकता। और यहाँ पर उसका भाई और उसका दोस्त वो चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए थे। वो बोल रहे थे कि क्या कर रहा है, रुक जा, लेकिन स्वाधीन तो मानो उनको पूरी तरीके से अनसुना कर रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी में सिर्फ स्वाधीन बैठा है, उसके भाई और उसके दोस्तों से महसूस भी नहीं हो रहे थे। स्वाधीन का गला सूख चुका था, हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे, बस हनुमान चालीसा सुनता हुआ मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। अब इस रास्ते में आगे चलकर एक मंदिर पड़ता है और जैसे जैसे वो मंदिर पास आ रहा था, स्वाधीन अपने
अपने आंखें बंद करके सिर्फ एक प्रार्थना करता है कि माता माता प्लीज बचा लो। और जैसे ही वो मंदिर सामने आता है, वो औरत अचानक से सीधा लेफ्ट साइड से रोड के किनारे भागती हुई अंधेरे में गायब हो जाती है। एक सेकंड पहले वो बिल्कुल बगल में थी और अगले ही पल वो गायब। जिसके बाद स्वधीन फाइनली मंदिर के सामने ब्रेक लगाता है। उसका भाई पूरी तरीके से गुस्से में कि तू पागल हो गया, तू क्या कर रहा है, तुझे अक्ल नहीं है क्या। और पीछे उसका दोस्त, वो तो उसने शायद अपनी एक्स वाइफ सबको याद कर लिया था इस समय पर। उसने कहा था कि भाई बस इतना ही है मेरे जीवन। बट फाइनली स्वधीन इन दोनों को बताता है जो जो उसने देखा, जो उसके बगल में वो औरत भाग रही थी, जो उसने वो बच्चे की आवाज़ सुनी, वो सब चीज़ें। और तब जाके इन दोनों को पता चला कि स्वधीन अपनी गाड़ी को क्यों भगा रहा था। और वो जो पीछे बैठा जूनियर था, अब उल्टा स्वधीन को बोलता है भाई तू भगा, भाई भाई तू कैसे भी करके बस पहुंचा दे भाई, प्लीज़ भाई भगा, अब रुक मत। और जो बड़ा भाई है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तू तू टेंशन मत ले, अभी हम माता के पास ही है ना, वो चली गई ना जो भी थी, अब तू चल माता के सामने, हम अपना माथा टेकते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। स्वधीन अपनी गाड़ी से बाहर उतरा, उसका भाई अपनी गाड़ी से बाहर उतरा। पीछे बैठा जूनियर बोलता है भाई भाई मैं ना यहीं से हाथ टेकता हूँ, भाई भाई मैं बाहर नहीं आ रहा, भाई तुम चले जाओ। फिर ये दोनों आगे जाते हैं, माता के जो मंदिर होता है ऑल्दो बंद था, लेकिन अपना माथा टेकते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और जो बाहर बैठा हुआ था उसने तो अपनी विंडो डाउन भी नहीं करी, बस ऐसे करके विंडो के सामने ऐसे करके जय माता दी कर रहा था बस। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उसके बाद स्वधीन आगे का सफर तय करता है एंड फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते करीबन 2:30 या 3 बज चुके थे। स्वधीन और उसका भाई अभी भी बहुत शौक में थे। घर जाकर उन्होंने मम्मी को सब कुछ बताया। मम्मी ने जो कहा उससे स्वधीन की रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ प्रेग्नेंट औरतें होती है जो कि डिलीवरी के टाइम या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उनकी आत्मा पहले बच्चे की रोने की आवाज से सिग्नल देती है और फिर माँ की रोने की आवाज सुनाई देती है। और ऐसी आत्माओं को लोकल लैंग्वेज में पेतेन कहा जाता है। आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंसिएशन एकदम सही कर रहा हूँ या नहीं, बट आप इसको सर्च कर सकते हो, इसे पेतेन कहा जाता है। स्वधीन की माँ ने आगे ये बताया कि शायद तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे ही काम किए होंगे कि वो जो आत्मा थी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वरना ऐसे केसेस में कई सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा कि शायद आप सुन भी ना पाओ। आज भी जब स्वधीन उस रात को याद करता है, सब कुछ मानो आंखों के सामने फ्रेश हो जाता है। वो जंगल का अंधेरा, वो बच्चे की रोने की आवाज और वो सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई वो औरत जो 110 की स्पीड में भाग रही थी। उस रात के बाद स्वधीन ने कभी भी उस रास्ते में रात को सफर नहीं करा। वैसे ये बात सिर्फ स्वधीन के साथ नहीं हुई थी, उसका एक दोस्त भी था, उसके साथ भी हुई थी। वो एक केटीएम का शोरूम में सेम बाइक की सर्विस कराने गया था, वही बलंगी साइड ही पड़ता है, तो इसे वही रास्ते से जाना पड़ा। और सर्विस के टाइम में ऐसा होता है कि चीजें लेट हो जाती है, तो उसके साथ भी लेट हो गया था। 8 साढ़े 8 बज गए थे। जिसके बाद ये 2 दोस्त गए थे केटीएम के शोरूम में। तो जो पहला दोस्त था उसने अपने दूसरे दोस्त को वहीं एक बेलपरा करके एक गाँव पड़ता है वहाँ पे छोड़ दिया और फिर अकेले आ रहा था। और जब ये उसी रास्ते सेम रास्ते से आगे आया तो उसकी बाइक अचानक से हैवी हो गई, जैसे कि मानो पीछे कोई बैठ गया हो। ऑल्दो से पहले तो दिमाग में आया कि वो दोस्त बैठा है, लेकिन फिर उसे स्ट्राइक किया कि अरे शिट, मैं अपने दोस्त को तो वहीं छोड़ के आ गया हूँ, कोई भी नहीं है पीछे। जिसके बाद वो अपनी बाइक को बहुत तेज भगाता है और घर रुकने के बाद ही चैन की सांस लेता है। तो ये भी एक केस था जो कि स्वधीन के दोस्त ने उससे बताया था। इसका मतलब कि वो जो एक्चुअली एरिया है वहाँ पर सिर्फ स्वधीन के साथ नहीं, बाकी कई सारे लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुए हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसी जगह से गए हो या फिर ऐसे रोड से गए हो तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। माय गोट भाई अल्फाज की। ओके भाई, नाइस वीडियो, लाइक कर देते हैं। अगर तुमको देखने, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे मेन चैनल पे एक नई वीडियो डाली है मैंने, जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे, जाकर फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।